हाल ही में भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर एक अहम अपडेट सामने आई है। जैसा कि पहले हरदीप सिंह निज्जर वाले मामले और खालिस्तान से जुड़ी गतिविधियों के कारण दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर काफी तनाव देखने को मिला था। जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप में तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि लगभग सभी आधिकारिक बातचीत, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल की मीटिंग्स हों, कॉल्स हों या अपॉइंटमेंट्स, सब कुछ ठप पड़ गया था। लेकिन अब कनाडा में नई सरकार बनने के बाद माहौल में थोड़ा बदलाव नजर आने लगा है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते दिन कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से टेलीफोन पर बात की। यह दोनों देशों के बीच हाल के महीनों में हुई पहली औपचारिक बातचीत थी। इस बातचीत के बाद अनीता आनंद की तरफ से यह बयान सामने आया है कि कनाडा भारत के साथ आर्थिक सहयोग, साझा प्राथमिकताओं और द्विपक्षीय संबंधों को दोबारा से मजबूत करने के लिए इच्छुक है। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि नई कनाडाई सरकार भारत के साथ रिश्तों को एक बार फिर पटरी पर लाना चाहती है। अब सभी की नजरें जून के महीने पर टिकी हैं। 15 से 17 जून के बीच कनाडा में G7 समिट का आयोजन होना है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। बीते 7-8 सालों से लगातार G7 देशों द्वारा भारत को इस समिट में आमंत्रित किया जाता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी उसमें हिस्सा लेते रहे हैं। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कनाडा की नई सरकार भारत को भी आमंत्रण भेजती है या नहीं। अगर भारत को इनविटेशन मिलता है तो यह दोनों देशों के बीच रिश्तों की बहाली की ओर एक अहम इशारा होगा। साथ ही यह भी समझा जाएगा कि कटुता कितनी जल्दी दूर हो रही है। याद दिला दें कि हरदीप सिंह से जुड़ी घटनाओं के चलते भारत और कनाडा के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी, वो भी ठंडे बस्ते में चली गई थी। अब यह चर्चाएं भी शायद दोबारा शुरू हो सकें, जिसकी संभावना धीरे धीरे बनती नजर आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट भारत के एनर्जी सेक्टर से है। मुंबई के समंदर के किनारे स्थित क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज में लगी कंपनी ONGC को नया हाइड्रोकार्बन रिजर्व मिला है। कंपनी का कहना है कि यह नया डिस्कवरी उसी इलाके में हुआ है जहां उन्हें पहले से ही ब्लॉक्स अलॉट किए गए थे और जहां से वे पहले से ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऐसे मामलों में आमतौर पर यह होता है कि जब किसी एक ऑयल वेल से अच्छी मात्रा में तेल या गैस प्राप्त होती है तो उसी ब्लॉक में आसपास के इलाकों में और भी वेल्स ड्रिल किए जाते हैं ताकि और संभावित स्रोतों की पहचान हो सके। एक वेल के खत्म होने के बाद अगला शुरू किया जाता है और वेल्स के अंदर भी अलग अलग जोन होते हैं जिनकी जाँच समय समय पर होती रहती है। इस नई खोज से भारत के स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व्स को मजबूती मिल सकती है और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम माना जा सकता है। ये जो मुंबई ऑफशोर रीजन है, वो मुंबई के तट से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। यही इलाका भारत की सबसे बड़ी और सबसे एक्टिव ऑयल गैस फील्ड्स का हब है। भारत के पास वैसे तो ऑयल और गैस रिजर्व्स लिमिटेड हैं, लेकिन जो कुछ भी हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण यही क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ पर बीच बीच में नए डिस्कवरीज होती रहती हैं। अब ये जो नई खोज हुई है, इसे लेकर बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके बाद भारत को रूस या मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल खरीदने की जरूरत खत्म हो जाएगी या फिर इंपोर्ट बिल में सीधे 10 से 15 या 20 से 30 बिलियन डॉलर की बचत हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इससे भारत का घरेलू आउटपुट कुछ हद तक तो जरूर बढ़ेगा। और आखिर को वही बात है, बूंद बूंद से ही तो तालाब भरता है। अब बात करते हैं एक और बड़ी उपलब्धि की, जिससे भारत का मौसम विभाग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अमेरिका और यूरोप जैसे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अभी तक मौसम की भविष्यवाणी के लिए भारत ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता रहा है, जिसे अमेरिका ने डेवलप किया था। भारत ने उसे अपने रीजन के लिए कस्टमाइज किया जरूर था, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर और इंजन तो पूरी तरह से अमेरिकी सिस्टम पर ही टिका हुआ था। अब बात यह है कि इन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स के भी अलग अलग मॉडल्स होते हैं और जाहिर सी बात है कि अमेरिका अपने सबसे एडवांस सिस्टम्स हर किसी देश को तो देने से रहा, इसलिए जो वर्जन भारत के पास था उसमें कुछ सीमाएं और कमियां साफ देखी जा रही थीं। सबसे पहले तो इसकी अपडेट फ्रीक्वेंसी 6 घंटे की थी, यानी मौसम से जुड़ी कोई भी अपडेट जैसे क्लाउड्स की मूवमेंट या किसी भी तरह का रीएनालिसिस, ये सब हर 6 घंटे के बाद ही मिलता था। दूसरा बड़ा इश्यू था इसका रेजोल्यूशन। ये सिस्टम एक जैसे डेटा को 25 से 50 किलोमीटर के दायरे तक शो करता था, यानी भारत के अंदर जितने भी छोटे कस्बे या गांव हैं, उनके लिए एक्यूरेट वेदर डाटा की कमी बनी रहती थी। और फिर भारत का जो मानसून पैटर्न है, वो इतना यूनिक और जटिल है कि इस ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम में उसकी ठीक से झलक ही नहीं मिलती थी।
अब भारत ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है और इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में देश को मौसम से जुड़ी ज्यादा एक्यूरेट, रियल टाइम और लोकल लेवल की जानकारी मिल सकेगी, वो भी अपने खुद के सिस्टम से, किसी बाहरी डिपेंडेंसी के बिना। भारत पिछले करीब 70 से 80 साल से उसी ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम को एडजस्ट करके इस्तेमाल करता आ रहा था जो अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया था। लेकिन अब वक्त आ गया था कि हमारे पास ऐसा सिस्टम हो जो न सिर्फ ज्यादा एक्यूरेट हो बल्कि रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करे, और सबसे जरूरी बात, जो भारत के मौसम, इंडियन ओशियन के पैटर्न और हमारे स्पेसिफिक रीजन की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। इसी जरूरत से जन्म हुआ भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का, जो पूरी तरह मेड इन इंडिया है और स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसकी डेवलपमेंट की शुरुआत साल 2021 में हुई थी, जब इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने IIT संस्थानों और इसरो के साथ मिलकर इस पर काम करना शुरू किया। अब 4 साल के भीतर इस सिस्टम की डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ली गई है और आज इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम अमेरिका वाले पुराने मॉडल से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है। पहले जहां ग्लोबल सिस्टम 25 से 50 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पर काम करता था, वहीं यह नया सिस्टम 2 से 6 किलोमीटर के हाई रेजोल्यूशन डेटा पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत के छोटे छोटे गांव, कस्बे और लोकल एरियाज के लिए भी एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन मिल सकेगा। इसके अलावा पहले जहां मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ता था, अब रियल टाइम में क्लाउड मूवमेंट, टेम्परेचर शिफ्ट्स और अन्य क्रिटिकल डाटा तुरंत अपडेट होगा। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से भी इंटीग्रेट किया गया है। इसका फायदा यह होगा कि जो भी वेदर डेटा मिलेगा वो पुराने रिकॉर्ड्स और पैटर्न्स के बेस पर ट्रेन होकर आगे के लिए और भी बेहतर प्रेडिक्शन देगा। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, इसका डायरेक्ट असर भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फसल योजना, डिजास्टर मैनेजमेंट और यहाँ तक कि डिफेंस स्ट्रेटेजीज पर भी पड़ेगा। युद्ध जैसी परिस्थितियों में रियल टाइम मौसम डेटा की अहमियत किसी से छुपी नहीं है। अब जब भारत का खुद का फोरकास्टिंग सिस्टम तैयार हो गया है, तो हमें न तो अमेरिका, न यूरोप और न ही किसी ग्लोबल मॉडल पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह सिस्टम भारत के मौसम के हिसाब से भारत के डाटा पर ट्रेंड हुआ है और यह पूरे देश के लिए गर्व का पल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो, IMD और IIT जैसे संस्थानों की टीम वाकई तारीफ की हकदार है। बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर से हलचल में है और इस बार मामला भारत तक पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत से यह अपील की थी कि शेख हसीना द्वारा दी जा रही पब्लिक स्टेटमेंट्स और इंटरव्यूज को रोका जाए, क्योंकि इससे बांग्लादेश के अंदर टेंशन की सिचुएशन बन सकती है। लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि वो इस रिक्वेस्ट को मानने को तैयार है। दरअसल बीते कल शेख हसीना ने एक और ओपन स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालात और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नजर लंबे समय से सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर रही है, लेकिन उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने इस प्रेशर को कभी स्वीकार नहीं किया। देश की संप्रभुता के लिए उन्होंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। शेख हसीना ने अपने बयान में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह व्यक्ति देश की सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए उन तत्वों की मदद ले रहा है जो बांग्लादेश की स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। उनका दावा है कि जिन लोगों को कभी आतंकवाद के आरोप में जेल में डाला गया था, उन्हें आज रिहा किया जा चुका है और वही लोग अब सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस संविधान को उन्होंने संघर्ष करके स्थापित किया था, आज उसी पर असंवैधानिक ढंग से कब्जा किया जा रहा है। शेख हसीना का आरोप है कि यूनुस, जिनके पास ना तो जनमत है और ना ही कोई संवैधानिक अधिकार, वो अब बगैर पार्लियामेंट की मंजूरी के बड़े बड़े कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश की जनता से अपील की है कि इस पूरे मसले पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें। इसी बीच एक और अपडेट आया है भारत के सीनियर लीडर और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर। उन्होंने एक बार फिर विदेश मंत्री S जयशंकर को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि या तो जयशंकर खुद ही विदेश मंत्रालय छोड़ दें या फिर सरकार को उन्हें पद से हटा देना चाहिए। हालांकि पब्लिक के बीच जयशंकर की एक अलग ही इमेज है। उन्हें एक शार्प और एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट के तौर पर देखा जाता है, जो भारत के इंटरेस्ट्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मजबूती से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या आप मानते हैं कि जयशंकर सर भारत के सबसे कुशल विदेश मंत्री हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।